हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री का मैं सेकंड चैप्टर लेने वाला हूँ। सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे। तो सॉलिड स्टेट के बारे में तो थोड़ा बहुत आई होप आपको आइडिया होगा। 12th में पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, नेट गेट का एग्जाम देते हैं, वहाँ पे भी हमें पढ़ना होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा, बट मैं क्या करूँगा, मैं मेरा काम जैसा है, मैं शुरू से लेके हाँ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेके हाई लेवल तक सारा खत्म करते हुए चलेंगे। हो सकता है कुछ कंसेप्ट्स आपको आते हो, जो आपको आते हो बेटा वहाँ पे आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जो नहीं आते होंगे वहाँ पे आप वीडियो आराम से देख के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप पीडीएफ रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 12 से पढ़ा जाता है, तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें भी हैं जो मोस्टली बच्चों को पता होती हैं, बट क्योंकि मुझे नहीं पता वहाँ पे कैसी ऑडियंस है, राइट। किसी बच्चे के बेसिक्स क्लियर होंगे, किसी को नहीं क्लियर होंगे। हर टाइप का बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, किसी का चैप्टर ये वीक होता है, किसी का स्ट्रांग होता है। तो मुझे पूरा पढ़ाना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, तो मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक्स आता है, कुछ चीज़ें पता है, तो आप उतना पार्ट स्किप करते चले जाइएगा। ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे बेटा बेसिकली सॉलिड से। तो हमको पता है जो हमारा मैटर होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। मैटर कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बेसिकली 3 फॉर्म्स में। ठीक है। जो चौथी फॉर्म का हम डिस्कशन करते हैं वो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते अपने डिस्कशन में। तो 3 फॉर्म बेसिकली कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन्हीं तीनों फॉर्म्स की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इन्हीं तीनों फॉर्म की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हमको पता है मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर, एवरी मैटर, जो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, राइट। कोई भी चीज है, ये तो बचपन से पढ़ा जाता है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। समटाइम मॉलिक्यूल, ठीक है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है बच्चे। तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, एटम का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम हमेशा क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे इन तीनों की प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे? भाई हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है, ये वाला हम समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम चेक करना चाहते हैं वो होता है मोशन ऑफ पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम चेक करना चाहते हैं वो क्या होती है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, फिर हम चार्ट में ही बन लेते हैं। तो द हेडिंग विल बी कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे नेचर। फिर बेटा यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? गैसेस के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन होगा लिक्विड के बारे में, और यहाँ पे डिस्कशन होगा सॉलिड्स के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहला डिस्कशन आपसे करूँ कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे व्हाट इज द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा मैंने तीन नीचे डायग्राम बना दिए हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के। दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड, एंड दिस इज ऑब्वियसली गैस। अगर मैं मोशन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा ये जो पार्टिकल्स हैं, पहले सॉलिड की बात करता हूँ, तो इनके पास कहीं भी मूव करने के लिए स्पेस नहीं है, कहीं पे भी मूव करने के लिए स्पेस नहीं है। स्पेस नहीं है, इसलिए ये अपनी ही पोजीशन में रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इधर 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 करके वाइब्रेट कर सकते हैं। उससे अलावा यहाँ पे इनके पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा टाइम या ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। वो अपनी एक पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। वहीं अगर मैं लिक्विड की बात करूँ, तो आप देख पा रहे हो लिक्विड में पार्टिकल आसानी से क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, और गैस में तो मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है। कहने का मतलब लिक्विड में पार्टिकल अगर मूव कर रहे होंगे तो उनकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी एज कम्पेयर टू गैस। रीजन बेटा यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू गैस। गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पेस है, राइट। तो ये मूव करेंगे तो पता चला कोलाइड करे, कोलाइड करते ही इनकी स्पीड रेस्ट्रिक्ट हो जाए, इनकी स्पीड भी रेस्ट्रिक्ट हो जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस कम है एज कम्पेयर टू लिक्विड। रीजन क्योंकि थोड़ी सी स्पेस में कम पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस में ज्यादा पार्टिकल, यहाँ थोड़ी स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं बात करूँ मोशन ऑफ पार्टिकल की, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ दे आर रैंडमली मूविंग हाई स्पीड पार्टिकल। ठीक, रैंडमली मूविंग, यहाँ पे किधर भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं।
randomly moving and no fixed location of particle and no fixed location of particles. Same goes with liquid beta, these are also randomly moving and no fixed location of पार्टिकल्स। तो इन दोनों केस में तो रैंडम मूवमेंट एंड नो फिक्स लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, पार्टिकल्स हैव फिक्स लोकेशन सो दे कैन नॉट मूव, ओनली वाइब्रेट। पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड लोकेशंस hence they cannot move and they only वाइब्रेट। केवल और केवल क्या करते हैं बेटा, वाइब्रेट करते हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो अगली जो हम बात करेंगे बेटा, फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्सेस होती हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो क्या होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो अगर आप गैसेस को देखो बेटा, है आपको पता है इन दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं वर्क कर रहा होता है। इन दोनों के बीच कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा होता है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, जीरो, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स गैसेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है। और यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स कोई जाने नहीं दे रहे, कहीं सारे एकदम क्लोजली पैक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सो इफ आई विल से लाइक दिस दैट फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, आई विल से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, बिल्कुल भी यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जबकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज इंटरमीडिएट वैल्यू। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज इंटरमीडिएट वैल्यू, जबकि लास्ट वाले की बात करेंगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, ये दो बातें हो गई। अगर मैं अगली बात करूं आपसे यहाँ से, सो नेक्स्ट इज देयर सेपरेशन, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो कि हम बोलते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर मैं इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूं बेटा तो क्या कहेंगे, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, गैसेस के केस में आपको दिख रहा है कि दो मॉलिक्यूल के बीच बहुत सारा स्पेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम, यह सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर वहीं मैं बात करूं यहाँ पे लिक्विड में, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस से थोड़ा सा कम है, लेस देन गैसेस। और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, और यह वेरी मिनिमम, वेरी लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, अराउंड जीरो। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज मैक्सिमम। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे कितना होगा बेटा, देन देर इज, है ना, लेस देन गैसेस, गैसेस से थोड़ा कम होता है यहाँ पे, नियर टू जीरो, लगभग लगभग ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉल्यूम या शेप की, वॉल्यूम की बात करें या शेप की बात करें, तो आपको पता है गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, नो शेप या वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप या वॉल्यूम,
It is no fixed volume, no definite shape. No fixed volume and no definite। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ग्लास में जितना पानी रखा है बोतल में भी उतना ही आएगा, बस शेप चेंज कर लेगा, ठीक है, और कटोरी में भी उतना ही आएगा, शेप चेंज कर लेगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम बट, ठीक है, नो डेफिनेट शेप। वहीं पे बात करूं मैं अगर सॉलिड के केस में, तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक डिस्कशन हो गया बेटा, है ना, जो इनके बारे में होता है हमें पता होता है। छोटी छोटी बातें हैं, आई होप आपको भी पता होंगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा स्पेशली यहाँ पे। ठीक है, वॉल्यूम और शेप में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वहाँ पे गलत टिक करके मत चले जाइएगा। ओके बच्चे, आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमें अब देखो यहाँ पे दो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक होती है इन दोनों के आपस में एक दूसरे को बुलाने की टेंडेंसी, ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द टू मॉलिक्यूल्स, यहीं से उठा लेते हैं। ओके, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा। ओके, इनके बीच दो चीजें वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। इनके बीच दो चीजें वर्क कर रही होती हैं। एक तो दोनों को पास में बुलाता है, पास में बुलाता है, दैट इज नोन एज म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो इनके बीच होता है टेंडेंसी टू म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर, टेंडेंसी टू म्यूचुअली अट्रैक्ट ईच अदर। और दूसरा क्या होता है, टेंडेंसी टू म्यूचुअली रिपेल या एस्केप फ्रॉम ईच अदर, टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम। तो इन दोनों के बीच दो फोर्सेस एक साथ काम कर रही होती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन की। अट्रैक्ट भी कर रहे होते हैं और रिपल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। दे हैव टेंडेंसी ऑफ बोथ, दोनों एक दूसरे के पास भी आना चाहेंगे, दूर भी जाना चाहेंगे। अब अलग अलग पार्टिकल्स में, ठीक है, इन डिफरेंट मैटर्स और अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर डिफरेंट मैटर्स, इन डिफरेंट सब्सटेंसेस बोल दो ना, and under different conditions of temperature and, okay, so in different substances and under different condition of temperature and pressure, ठीक है। these two tendencies have different impact in deciding state of matter, deciding state of matter। कहने का मतलब क्या है बेटा, अब देखो अगर मैं H2O की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रेशर को 1 atm पे फिक्स कर दे रहा हूँ, प्रेशर कितना कर दे रहा हूँ 1 atm, तो 1 atm पे तीन कंडीशन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इज एनीथिंग बिटवीन 1 to 99 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में। एंड वाटर वेपर इज अ गैशियस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, गैशियस फॉर्म है। गैशियस फॉर्म्स में क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट। गैशियस फॉर्म का मतलब है, ठीक है, स्पेस मैक्सिमम, ठीक है, स्पेस मैक्सिमम और फोर्स मिनिमम, स्पेस मैक्सिमम और फोर्स
मिनिमम। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्पेस मैक्सिमम और फोर्स मिनिमम का मतलब ये है कि इनके लिए स्केपिंग टेंडेंसी इज मोर, तभी तो स्पेस ज़्यादा होगा, एक दूसरे से दूर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस। और अट्रैक्शन फोर्स है ना, म्यूचुअल अट्रैक्शन इज लेस, यानी कि आपस में अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एट प्रेशर इज इक्वल टू 180 एम, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, व्हेन टेम्परेचर इज जीरो, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस। आइस इज अ विच फॉर्म बेटा, सॉलिड फॉर्म। और सॉलिड फॉर्म में हमको पता क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में स्पेस मैक्सिमम या मिनिमम, स्पेस हो जाता है मिनिमम, मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, ठीक है। और फोर्स, फोर्स हो जाता है मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये वो वाला केस है जिस केस में मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि escaping टेंडेंसी कम हो गई है और म्यूचुअल अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। और लास्ट वाला बेटा है ना, टेम्परेचर 1 से 99 डिग्री, इसका मतलब क्या है, कौन सा वाटर कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड। और लिक्विड का मतलब क्या है बेटा, लिक्विड का मतलब ये है कि स्पेस वो भी इंटरमीडिएट है, थोड़ा बहुत स्पेस है। और अगर मैं बात करूँ किसकी, फोर्स की, तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट। तो मैंने कहने का यहाँ पे ये मतलब होगा कि स्केपिंग टेंडेंसी, escaping tendency will be similar to फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो कुल मिला के, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो दो टेंडेंसीज हैं ये कैसे बिहेव करेंगी। और ये दो टेंडेंसीज ये बताती हैं कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा वाटर था H2 या कोई भी मैटर है, वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना सेंटेंस कि टेम्परेचर और प्रेशर ये डिसाइड करते हैं कि ये जो दो टेंडेंसीज है इन पे क्या असर पड़ेगा। और ये दो टेंडेंसीज ये डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है हमारा, वो कौन, या जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट में रहेगा। ओके, सो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ना कीवर्ड्स में, कि टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या डिसाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर दे डिसाइड, ठीक है, इंटरप्ले ऑफ टेंडेंसीज, दे डिसाइड इंटरप्ले ऑफ टेंडेंसीज। एंड इंटरप्ले ऑफ टेंडेंसीज ये क्या डिसाइड करेंगी, they will decide state of matter, they will decide state of matter। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ आती होगी। So I have written down all the three। अगर मैं गैसेस की बात करूँ बच्चे, तो गैस में क्या होगा, escaping tendency will be very much higher than attraction। अगर मैं लिक्विड्स की बात करूँ तो escaping tendency will be slightly greater than attraction, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो अट्रैक्शन इज मच हायर देन escaping tendency, ठीक। ये तीनों ध्यान रखेंगे। लिक्विड्स के केस में प्लीज ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट जरूर होता है, बट अगर कुछ ज़्यादा पूछ लेता है ना आपसे कि क्या ज़्यादा होता है, इट विल बी द escaping tendency। ओके, आई होप आपको समझ आता होगा। अब देखो क्या है, अब आपने एक फिनोमेना पढ़ा होगा, ठीक है, क्या पढ़ा होगा कि जो तीन फेजेस होती हैं हमारी, ठीक है। तो दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, एंड दिस साइड वी हैव सॉलिड्स। ओके, तो हमने पढ़ा है कि गैस का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाता है बेटा, ठीक है। अगर गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज, सॉरी, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, दिस फिनोमेना इज नोन एज वेपराइजेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज वेपराइजेशन। वहीं अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडेंसेशन। सिमिलरली बेटा, अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस फिनोमेना इज नोन एज मेल्टिंग। इसको याद रखेंगे, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे फिर काम आएगा, ठीक है। और अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस फिनोमेना इज नोन एज कंडेंसेशन या कूलिंग। आइदर यू कॉल्ड इट कंडेंसेशन और यू कॉल्ड इट कूलिंग। हमारी सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, ठीक है। गैस को हम सॉलिड में नहीं देख रहे हैं, ठीक है, गैस सॉलिड का हमें मतलब नहीं है। हमारी कहानी जो शुरू हो रही है वो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से कैसे शुरू हो रही है बेटा, नाउ यू हैव गॉट टू फिनोमेना विथ यू, राइट, दैट इज कूलिंग। तो कूलिंग में क्या होगा, कूलिंग में जब हम कूलिंग करेंगे तो क्या होता है, कूलिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं
particles used to come closer so that liquid form gets converted into solid form. Liquid form gets converted into solid form. अभी जो कूलिंग होती है दो तरीके की होती है. फर्स्ट इज रैपिड कूलिंग, ठीक है, जो बहुत तेजी से कूलिंग कर दी है, दैट इज रैपिड कूलिंग. ओके, एंड द सेकेंड वन इज, ठीक है, रैपिड कूलिंग और सडन कूलिंग, वी कॉल इट सडन कूलिंग. एंड द अदर वन इज रैपिड कूलिंग और सडन कूलिंग, एंड द अदर वन इज लाइक, है ना, स्लो कूलिंग, या आई कैन से, हाँ, स्लो कूलिंग. एक साइड रैपिड और एक साइड स्लो. अब थोड़ा सा बेटा, है ना, आप आइडिया दीजिएगा मेरे को. यू आर इन अ रूम, okay, there are so many people in the room, okay, there are few chairs, just like human nature ना बच्चे. And there are so many people standing outside this room. Okay, and these are the gates. There are three gates. If I open all the gates at once, एक साथ में खोल दूं और मैं बोलूं कि जाओ बैठो जाके, ठीक है, जस्ट इतना, तो दिस इज रैपिड सिचुएशन. सारे बच्चे आएंगे, बहुत तेजी से बैठेंगे. ये जो अरेंज्ड है सिस्टम, ये सिस्टम अरेंज नहीं रह जाएगा, इधर उधर तितर बितर हो जाएगा. ठीक है, ये सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, तितर बितर हो जाएगा. इधर उधर सारी कुर्सियां उर्सियां उधर पड़ी होंगी, क्योंकि सबको अपनी अपनी सीट चाहिए. क्योंकि लेट सपोज जो खड़ा होगा उसको क्लास के बाहर जाना पड़ेगा, तो सारे बच्चे बिखेर देंगे सीटें. बट अगर मैं स्लो कूलिंग करूं, मैं बोलूं कि सबको सीट मिल जाए, कोई बात नहीं, लाइन बना के जाएंगे सब वन बाय वन, ठीक है, तो और एक ही गेट ओपन करूंगा, तो कोई भी हसल नहीं होगा. एक बच्चा आएगा, अपना सीट ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा जाएगा अपना ऑक्यूपाई, तो इस अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा. सेम विद द मॉलिक्यूल. अभी क्या है बेटा, मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बिखरे हुए हैं. जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, बिखरे हुए हैं. इनको इस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट के अंदर जाना है. इनको एक दूसरे के बीच की जो स्पेस है वो कम करनी है, एक दूसरे के पास आना है. एक दूसरे के क्या होना है बेटा, पास आना है. ये जो सिस्टम है इतने में ही रह जाएगा. तब ये जब एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के पास आना शुरू करेंगे, तो अगर आराम से स्लोली स्लोली कूलिंग हो रही है, तो स्लो स्लो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे धीरे धीरे, ठीक है, और बाइंड होंगे. बट अगर कूलिंग स्लो स्लो नहीं हो रही, तब क्या होगा बेटा, तब जो मॉलिक्यूल जहां पाएगा वो वहां से भाग के एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. तो जब रैपिड और सडन कूलिंग करते हैं, तो वहां से जो सॉलिड फॉर्म मिलती है, दैट सॉलिड फॉर्म इज नोन एज अमॉर्फस सॉलिड. दैट सॉलिड फॉर्म इज नोन एज अमॉर्फस solid. Why we call it amorphous solid? Because arrangement of particle is not fixed. Because arrangement of particles is random. यहाँ पे arrangement of particle कैसा हो जाता है, random. वहीं जब मैं slow cooling करता हूँ, slow cooling करके जो मिलते हैं मुझे, these solids are known as crystalline solid. These solids are known as crystalline solids. तो इनमें खास बात क्या होती है, crystalline solids में they have a fixed arrangement of particles. Fixed arrangement of particles. Okay. फिर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो फर्दर डेविएट हो जाता है बहुत सारे सॉलिड में, जैसे मॉलिक्यूलर, मेटालिक, कोवेलेंट और आयनिक. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है बेटा, फर्दर डिवाइड हो जाता है बहुत सारे सॉलिड्स में. कौन कौन से, पहला है, वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अभी हम बात करेंगे इनके बारे में भी. द अदर वन इज कोवेलेंट सॉलिड्स, देन द अदर वन इज ionic solids, and the last one is covalent solid, metallic solids. ठीक है, so this is we are going to discuss. So पहले हम डिस्कस करेंगे difference between amorphous solid and crystalline solid. So first heading will be difference between amorphous solid and crystalline solid. Okay.
Okay, so difference between amorphous solid and crystalline solid. This side we have one thing. This side we have crystalline solid. Let's suppose I will write, ज़्यादा पहले उसी को समझाता हूँ. Crystalline solids. These solids are also known as true solids, whereas on the other end we will have amorphous solid, or we call it supercooled liquid, because these are not solid, these are supercooled liquids because they have undergone rapid cooling. Supercooled liquids. Okay, so if we talk about crystalline solids, so first we will talk about arrangement. तो हमको पता है इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है बेटा, पार्टिकुलर होता है, लाइक एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है. So I will write that constituent particles have proper arrangement. अभी अब constituent particles क्या हो सकते हैं? This can be anything. ठीक है, एग्जाम्पल NaCl, ठीक है, या H2O, या Fe, या Cu, है ना, KCl, ZnS, these. यहाँ पे बात करता हूँ अगर एमॉर्फस की, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड रैंडमली. में रैंडम अरेंजमेंट होता है, रैंडमली. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो आपको, तो इट विल बी लाइक प्लास्टिक्स, या ग्लास, या सिलिका. प्लास्टिक्स है ना, या ग्लास. There is one more, amorphous silica we call it, amorphous silica. Okay, next. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है हम क्या करते हैं, स्लो कूलिंग ऑफ क्रिस्टल. ठीक है, दीज आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ क्रिस्टल, फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ. अब होता क्या है बच्चे, जब आप क्रिस्टल्स की स्लो कूलिंग करते हो, ठीक है, तो आप ना जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर सकते हो. स्लो कूलिंग ऑफ क्रिस्टल्स अंडर डिफरेंट कंट्रोल्ड सिचुएशन, अंडर डिफरेंट कंट्रोल्ड सिचुएशन, डिफरेंट. अब कंट्रोल सिचुएशन का मतलब है, अब क्योंकि स्लोली कूल हो रहा है, कोई भी चीज़ बेटा स्लो प्रोसेस कोई भी हो रही होती है, तो आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हो, उसके जो फैक्टर्स हैं उनको आप स्लोली स्लोली चेंज कर सकते हो. तो जब आप स्लो कूलिंग को चेंज करोगे, तो आप अपनी मर्जी के क्रिस्टल जनरेट कर सकते हो. आप छोटे क्रिस्टल्स भी जनरेट कर सकते हो, आप हेक्सागोनल क्रिस्टल भी जनरेट कर सकते हो, जिस क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए, ऑक्टागोनल क्रिस्टल, जो कंडीशन चाहिए हो. ठीक है, रोम्बिक क्रिस्टल, ठीक है, क्यूबॉइडल्स, है ना, टेट्रागोनल्स. तो जिसके लिए जैसी कंडीशन चाहिए हो, आप वैसी कंडीशन मैनिपुलेट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल जनरेट कर सकते हो. ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है, अगर या किसी सब्सटेंस के एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, दैट वी कॉल इट पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, मॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म. तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, सो दीज आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ क्रिस्टल अंडर डिफरेंट कंट्रोल सिचुएशन, which results in which results in formation of different crystals of same substance, which results in formation of different crystals of same substance. ठीक है, this phenomena is also known as polymorphism. ठीक है, so when same substance exist in
different crystalline form this property is known as पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ पे फॉर्म बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लिक्विड, फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लिक्विड्स. यहाँ पे क्योंकि रैपिड कूलिंग होती तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है. अब क्योंकि बेटा इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन है. क्रिस्टलाइन का मतलब फिक्स अरेंजमेंट है, प्रॉपर डायरेक्शन में सब कुछ है. इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है या शार्प होता है. दे हैव अ डेफिनेट, यानी कि एक आपको वैल्यू पता, उसी पे मेल्ट या फ्यूज करेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव अ फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट. दे हैव अ फिक्स्ड या शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या तो फिक्स होता है या तो शार्प होता है. बट इनके केस में क्या होता है, दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच दे मेल्ट. They have a range of temperature in which they melt. आई होप आपको समझ. नो. नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. जहाँ पे बेटा आपको फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स्ड सब कुछ दिख रहा है. ठीक है, अच्छे से. वेल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ amorphous solid. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दे विल एग्जिबिट अ वेरी ब्यूटीफुल फिनोमेना. क्या होता है वो, कि इनकी ना अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं. ओके. Okay, so they will show different properties in different direction. Okay, क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं. तो मैं लिखूंगा दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस. अब जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एन आइसोट्रॉपी. so crystalline solid are anisotropic. Anisotropy. ठीक है. आइसो मीन्स, अच्छा, ट्रॉपी इज फॉर प्रॉपर्टीज. ओके, आइसो मीन्स सेम, और एन मीन्स नॉट, यानी कि अपोजिट वर्ड है. एन इज बेसिकली okay, so basically anisotropy is not like opposite, right? Same property, so सेम नहीं है, डिफरेंट है, दैट इज अपोजिट ऑफ सेम. तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे. अच्छा, इनकी खास बात क्या है, ये हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे. दे शो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक है, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज आइसोट्रोपिक. सो दीज आर नोन एज आइसोट्रोपिक. आई होप आपको डिफरेंसेस समझ आते होंगे. दैट इज एन आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी. समझ आया बेटा. ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों है कि डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में, ड्यू टू फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम. दिस इज ड्यू टू फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. ड्यू टू फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ, और यहाँ पे ऐसा क्यों है, ड्यू टू irregular arrangement of atom. ड्यू टू irregular arrangement of atoms लिखूं या मैं पार्टिकल्स लिख सकता हूँ ना, सबसे सही होगा.
the direct to direct particles. Okay, so this is the difference between a amorphous solid एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड. आई होप यहाँ तक समझ आता है. अब हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं, हमें उनके ऊपर डिस्कशन करना है. तो बेसिकली दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड. लाइक देयर विल बी मॉलिक्यूलर सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब 4 डिफरेंट टाइप्स में होते हैं. अगर मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है देन दीज सॉलिड्स विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर सॉलिड. अगर मेटालिक एटम्स का प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है देन दीज सॉलिड विल बी नोन एज मेटालिक सॉलिड. अगर कोवेलेंट कोई कंपाउंड है और उसका प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है देन दीज विल बी नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड. ठीक है, नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड. एंड फाइनली अगर आयंस का अरेंजमेंट हो रहा है तो दीज सॉलिड विल बी नोन एज आयनिक सॉलिड. We have to discuss one by one. So we will start with molecular solids. Okay. So our discussion begins with molecular solids. So what are molecular solids basically? तो नाम बता रहा मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बने होंगे बेटा. दीज विल बी फॉर्म्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स. किससे बने होंगे? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इनकी अगर मैं बोलूं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ठीक है, किससे बने होंगे, किसने कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट विल बी मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ने प्रॉपर्ली एक दूसरे को अरेंज किया होगा इस फॉर्म में. ओके, दीज ये जो पार्टिकल्स हैं, नाउ दीज हम हमेशा पार्टिकल्स की बात करते थे ना, नाउ दीज पार्टिकल्स आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अरेंजमेंट इसका मॉलिक्यूल्स का. अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच हमें अगली चीज जो हमें देखनी होती है कि कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, कौन सी बॉन्डिंग यूनिट है. तो मॉलिक्यूल्स तो है, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं. तो व्हाट इज बाइंडिंग फोर्स या बॉन्डिंग फोर्स. ठीक है, बॉन्डिंग फोर्स कह लीजिए या अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको बाइंड कर रही है. तो देयर इज अ वीक फोर्स नोन एज लंडन लंडन फोर्स. ओके, तो फर्स्ट इज डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स यू कैन से. डिस्पर्जन फोर्स से जितने भी फोर्स हैं वहां पे पढ़ेंगे जब हम गैसेस स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो अभी क्या है, नाम जान लीजिए डिस्पर्जन फोर्स. एक और फोर्स होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स. ठीक, डाइपोल डाइपोल बोल सकते हैं आप. ठीक है, डाइपोल बना के अट्रैक्ट हो जाते होंगे. एंड द अदर वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अदर वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जैसे अगर मुझे डिस्पर्जन का एग्जांपल देना हो तो मैं आपसे बोलूंगा, जैसे लेट्स सपोज आप किसको ले सकते हैं, आर्गन. आर्गन इज अ नोबल गैस. ठीक है, तो डिस्पर्जन फोर्स से वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं इसके मॉलिक्यूल, जब हम टेम्परेचर प्रेशर उस कंडीशन में ले आते हैं. डाइपोल डाइपोल का अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो आई विल राइट HCl. आई विल राइट HCl. HCl कैसे बेटा, दिस H एंड दिस इज Cl, एक मॉलिक्यूल. देन दिस इज H, दिस इज Cl, द अदर मॉलिक्यूल. ओके, तो आपको पता है इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ऐसा चार्ज चल रहा होगा. ठीक है, अगेन देयर विल बी H, देयर विल बी Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव. अब ये ऐसे ही फिनोमेना चल रहा है. अब आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल. अगर आपने फिजिक्स में 12th में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डाई मतलब दो. तो डाइपोल इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ, डाइपोल इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड situated at a fixed distance. Situated at a fixed distance. तो सिस्टम ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे देखो बेटा दो अपोजिट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है. यहाँ पे भी दो अपोजिट चार्जेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये प्लस है उतना ही ये माइनस है. यहाँ पे भी दो अपोजिट चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये प्लस है उतना ही ये क्या है बच्चे, माइनस है. तो एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस. तो डाइपोल डाइपोल, तो ये भी डाइपोल हो गया. दिस सिस्टम विल ऑल्सो बिहेव एज डाइपोल. दिस सिस्टम विल ऑल्सो बिहेव एज डाइपोल. दिस सिस्टम विल ऑल्सो बिहेव एज डाइपोल. तो तीनों सिस्टम किसकी तरह बिहेव करें, डाइपोल. अब इन तीनों के बीच क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन. इन तीनों के बीच क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन. तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, H2O. सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, H2O. H2O में आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. ठीक है, दिस इज H2O. ओके, दिस इज HO H. ठीक है, देन दिस इज HO H, दिस इज HO H. ओके, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये ऐसे बॉन्ड होता चला जाता है. दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ये जो तीन डॉट्स से मैं दिखा रहा हूँ दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है,
तो बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड में अब यहाँ पे मॉलिक्यूल किसके थे बेटा, आर्गन के, यहाँ पे मॉलिक्यूल किसके थे, आर्गन के, यहाँ पे मॉलिक्यूल किसका था, HCl का, यहाँ पे मॉलिक्यूल किसका था, H2O का। यहाँ पे आर्गन आर्गन के मॉलिक्यूल में कौन सा फोर्स वर्क किया, डिस्पर्जन फोर्स, और उसके बाद वो बन गया, दैट इज व्हाई दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहाँ पे HCl में क्या हुआ बेटा, HCl के केस HCl के केस में क्या हुआ, मॉलिक्यूल कौन था, HCl, HCl में कौन सा फोर्स वर्क किया, डाइपोल डाइपोल वर्क करने के बाद वो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। H2O, H2O में मॉलिक्यूल किसका था, वाटर का, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड लगने के बाद वो क्या बन गया बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आई होप आपको समझ आता होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अच्छा तो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हो गया, बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स, उसके बाद हमने एग्जांपल कर लिया। एग्जांपल करने के बाद अगर मैं एक चीज और आपसे पूछूं तो इनका नेचर कैसा होगा, फिजिकल नेचर कैसा होता है इन मॉलिक्यूल सॉलिड्स का, ध्यान रखिएगा बेटा। या तो कंपाउंड देखे पूछेगा तब तो अलग बात है, अदरवाइज जनरली सॉफ्ट होते हैं, जनरली ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाउएवर वाटर इज हार्ड, हाउएवर आइस फॉर्म फ्रॉम वाटर इज हार्ड, अदरवाइज ये कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट का मतलब चाकू से आराम से कट जाएंगे, ठीक है। और लास्ट इज, अगर इनका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इलेक्ट्रिकल नेचर, तो ध्यान रखिएगा, आज बता दे रहा हूँ, ठीक है। वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आप प्योर वाटर ले लेते हैं, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए उनमें आयंस का होना और फ्री इलेक्ट्रॉन का होना बहुत कंपलसरी है। या तो आयंस प्रेजेंट हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिस्टिल्ड वाटर दैट इज प्योर वाटर की जब जब बात होगी, प्योर वाटर इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इटसेल्फ इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। दो जो हमें वाटर मिलता है उनमें आप सभी को पता होता है बहुत सारे आयंस होते हैं सॉल्ट्स के फॉर्म में। आपने हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पढ़ा है, जहाँ पे ऑलरेडी वाटर के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने में, राइट, क्योंकि जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉपर बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड की, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल नेचर की बात करता हूँ, तो दीज ऑल आर इंसुलेटर्स नॉट कंडक्टर्स, दीज ऑल आर इंसुलेटर्स। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। So this is all about molecular solids. So next solid is our metallic solid, जहाँ से हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आप प्लीज यहाँ तक पढ़ के आएंगे। Till then take care, goodbye, thank you.